हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और जैसा कि हमने इस सीरीज़ में स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो हमने बहुत सारी बातें इसके पहले की वीडियोस में की हुई, लाइक बायोस्टैट है क्या, इसके एप्लीकेशंस क्या है अलग अलग सेक्टर्स में, डेटा क्या होता है, डेटा का कलेक्शन हम कैसे करेंगे, प्राइमरी डेटा हो या सेकेंडरी डेटा हो, सैम्पलिंग की प्रोसीजर्स क्या है, ये बात किया हमने। फिर हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ा, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी भी पढ़ा हमने। हम एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, हम अपने डेटा का जो भी हमने डेटा का कलेक्शन किया है तो उसका हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे कर पाएंगे। चलिए आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि हम डेटा का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो जो डायग्राम्स है स्टैटिस्टिक्स में वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, लाइक बार हो सकता है, सर्कल हो सकता है। और जो डायग्राम्स होते हैं वो स्केल पर डिपेंड करते हैं, इस पर कोई पॉइंट और लाइन का कोई मतलब नहीं है। ये इसमें हम सिर्फ डायग्राम्स जो हम बात करेंगे उसमें टोटली स्केलिंग पे हम काम करेंगे। आगे चल के मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम डायग्राम की बात करें कि इसका मेरिट क्या है और डिमेरिट्स क्या है, तो ऐसा बोला जाता है कि सिंगल डायग्राम और सिंगल फिगर इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स। मतलब हजारों शब्द से अच्छा है सिर्फ आपका एक सिंगल फिगर। तो इसलिए अगर हम देखें कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो डायग्राम से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। डायग्राम को समझने के लिए टेक्निकल नॉलेज या एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। इसको समझने के लिए टाइम और एफर्ट भी कम लगता है। और जो डायग्राम है वो डेटा को सही पर्सपेक्टिव में शो करता है, और डायग्राम का देखा हुआ बहुत दिन तक याद भी रहता है, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन में डालता है। और दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो लैंग्वेज है वो डायग्राम को समझने के लिए बैरियर नहीं होती है। सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर एट ऑल। इसकी डिमेरिट अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स में डायग्राम की, तो आप ये पाएंगे कि जो डायग्राम्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट होते हैं। अगर माइन्यूट डिफरेंसेस हैं तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। लार्ज डिफरेंसेस इन वैल्यू स्पॉइल द लुक ऑफ द डायग्राम। अगर जो वैल्यूज हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है तो कोई बार होगा वो बहुत बड़ा बनेगा, कोई बार होगा जो बहुत छोटा सा बनेगा। तो ऐसे केसेस में आपको सही चुनाव, सही सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किस तरीके का डायग्राम आपको अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत डिफरेंसेस होंगे तो आपका जो डायग्राम है वो स्पॉइल हो सकता है, वो बेकार दिख सकता है। और कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट ही उसको यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन आप भी प्रैक्टिस करें तो आराम से बना जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डायग्राम के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसमें आपको डेटा को अपने प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में हम डायग्राम बनाते कैसे हैं, जो प्रैक्टिकल होगा वो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली आप अपना एक्सेल का यूज़ करके या वर्ड का या पावर पॉइंट का यूज़ करके आप कैसे जो अलग अलग डायग्राम आज मैं बताने वाला हूँ उनको आप बना सकते हो। तो वो जो प्रैक्टिकल हैंड है वो हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। तो कंपोनेंट देखते हैं इसमें डायग्राम में कंपोनेंट क्या होते हैं। पहला तो होता है जिसे बोलते हैं टाइटल ऑफ द डायग्राम। टाइटल ऑफ द डायग्राम, किसी भी जो भी डायग्राम आप बनाते हो उसका सुटेबल टाइटल आपको जरूर देना चाहिए। क्योंकि सुटेबल जब आप देंगे, टाइटल देंगे, तो वो कन्वे करेगा कि एक्चुअल में देखने वाले को पता चलेगा कि आखिर, और कम से कम शब्दों में आपको देना चाहिए ताकि उसे कम से कम शब्दों में ही देख करके लोगों को पता चल जाए कि आपका जो डायग्राम है वो किस बारे में है और क्या, किस टाइप की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर है। ओके। और यूजुअली हम करते क्या है कि डायग्राम में जो टाइटल होता है वो टॉप पे रखते हैं और बॉटम पे भी रख सकते हैं, बट मैक्सिमम टॉप पे रखना चाहिए। साइज ऑफ द डायग्राम, डायग्राम शुड बी प्रॉपर साइज, है ना। तो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए हाइट और वेट के बीच में, मेंटेन होना चाहिए। अगर हाइट या वेट उनमें से कोई एक बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा है जैसा मैंने बताया था, तो बहुत ऑड इंप्रेशन देता है। तो हाइट और विड्थ के बीच में एक प्रॉपर प्रोपोर्शन मेंटेन होना चाहिए। स्केल ऑफ द डायग्राम, स्केलिंग ऑफ द डायग्राम मीन्स बहुत सिंपल है कि जब भी आपने कभी इससे पहले ग्राफ भी पढ़ा होगा तो ग्राफ पेपर में जब आप लिखते हो तो अगर मान लिया लिखा हुआ है कि आपको 100 किलोमीटर आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर में, तो आप एक स्केलिंग कर देते हो कि चलो भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, आप ऐसा मान लेते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, या आप चलो ऐसा मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो आपने 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी और आपका वो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तो बता रहा है।
तो ऐसे ही अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, अगर डेटा कम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका डेटा ज़्यादा है और आपको उसको डायग्राम के फॉर्म में शो करना है तो आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो स्केलिंग में मान लिया कि 1000 इक्वल टू मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर लाइक दैट। तो आपको जैसे आप ग्राफ पेपर में करते हो ऐसे आपको यहाँ पर भी स्केलिंग अगर आप करेंगे तो आपके जो डायग्राम्स है वो अच्छे दिखेंगे। सो द डायग्राम शुड नाइदर बिकम टू बिग, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। स्मॉल सिमिलर स्केल इज नेसेसरी फॉर कंपैरिजन ऑफ द डायग्राम। अगर आप दो डायग्राम को कभी कंपैरिजन करने का हो तो उसमें स्केलिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्केलिंग डिफरेंट रखोगे तो आप उसमें कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। और स्केल जो होते हैं वो भी क्लियरली टॉप ऑफ द डायग्राम या उसके नीचे कहीं या साइड में भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो जो स्केलिंग है वो जरूर मेंशन होनी चाहिए ताकि जो देखने वाला है उसे पता चल सके। फुट नोट टू क्लेरिफाई सर्टेन पॉइंट ऑफ द डायग्राम, footnote are to be used. Footnote may be given at the bottom of the diagram. डायग्राम को समझने के लिए आपको फुटनोट भी आप दे सकते हैं। इंडेक्स ऑफ द डायग्राम, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कभी डायग्राम में यूज़ करते हो कि अलग अलग जो डेटा है वो अगर अलग अलग कलर का है तो कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये आपको की देनी पड़ेगी, एक इंडेक्स दे सकते हैं आप। तो देखने वाले को आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा कलर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, है ना। A good diagram should be absolutely neat and clean. Too many information should not be given in one diagram, otherwise a reader may get confused. Alright. तो डायग्राम कैसा होना चाहिए, एकदम सिंपल डायग्राम होना चाहिए। A good diagram should be as simple as possible so that the reader can understand its meaning clearly. Otherwise the complexity can omit its main theme. तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो समझ नहीं पाएगा जो रीडर है वो। तो चलिए बात करते हैं आपको। तो हम आगे बढ़ेंगे, इसके पहले हमने बहुत सारी बातें कर ली। डायग्राम होता क्या है, इसके मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डायग्राम, कितने तरीके के डायग्राम्स आपके पास हो सकते हैं या आपके पावर पॉइंट में या आपके एक्सेल में अवेलेबल है। तो पहले जो डायग्राम है उससे बोलते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। इसके अलावा भी बहुत सारे डायग्राम्स हैं, एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम में देखेंगे आप, जब आप 1 डायमेंशनल डायग्राम देखने के पहले ये जो रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं लाइक द डायग्राम जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। द डायग्राम शुड बी सिंपल, इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। प्रॉपर स्केलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टाइटल लिखा होना चाहिए, कलर का इंडेक्स होना चाहिए। और देयर आर नंबर ऑफ डायग्राम फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा। एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन इन द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल डायग्राम। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डायग्राम के टाइप हैं, उसमें से कौन सा आपके डेटा के लिए सही रहेगा उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही सिलेक्शन करते हैं डायग्राम का तो वो बढ़िया से रिप्रेजेंट हो पाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो फिर अपनी थीम को खो देगा, ठीक है। सो फुट नोट भी हर डायग्राम के पीछे होनी चाहिए। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ऐसा जो डायग्राम होते हैं उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन को हम देखते हैं, जैसे हाइट एंड विड्थ। तो ऐसे केस में यूजुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बार डायग्राम होता है या लाइन डायग्राम होता है उसमें हम सिर्फ हाइट को देखते हैं, विड्थ का कोई मीनिंग नहीं होता है। A bar is a thick line whose width is shown merely for attraction। जो width होगी वो सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होगी और जो मीनिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ हाइट के लिए होगी। तो width को हम कंसिडर नहीं करते हैं। A bar can be drawn either to a common horizontal bar or vertical base। तो वर्टिकल बेस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप हॉरिजेंटल बेस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यूजुअली हम हॉरिजेंटल बेस पे ड्रॉ करते हैं। तो 1 डायमेंशनल जो डायग्राम है, अभी आपको एग्जांपल देके आगे बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा एक्चुअल में हाइट और वेट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो जो 1 डायमेंशनल डायग्राम है उसके 4 टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। पहला है सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो बहुत सारी बातें हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में कर रहे हैं। अगर आपको स्टैट के बारे में और ज़्यादा जानना है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के बायोस्टैट का जो प्ले लिस्ट है या स्टैटिस्टिक्स जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ बेसिकली जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, और चाहे वो आप बीएससी के हों या एमएससी के हों या लाइफ साइंस के हों या लाइफ साइंस के नहीं होंगे तो भी ये चीज़ें हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनको जाकर के आप देख सकते हैं। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डिवाइडेड
परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम क्या होगा? इन ए सिंपल बार डायग्राम ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट, सिर्फ एक वेरिएबल को हम प्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज जनरली यूज्ड टू शो चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फेनोमेनन ओवर टाइम और प्लेस। मतलब क्या हुआ, आप अगर आप ईयर वाइज या टाइम के हिसाब से दिखाना चाहते हैं या जियोग्राफिकल करना चाहते हैं तो आप इनका यूज कर सकते हैं। बार जो होती हैं वो जैसा बताया था कि वर्टिकली भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, और दो बार के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। सो बार्स ऑफ इक्वल विड्थ आर फॉर्म विद देयर लेंथ प्रोपोर्शनल टू वेरियस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जैसा मैंने बताया कि जो बार्स होंगी उनकी जो हाइट होगी वही क्या होगी, वो जैसा आपका डेटा होगा उसके हिसाब से कम या ज़्यादा होगी, लेकिन जो विड्थ होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। तो जो बार और इक्वल डिस्टेंस पे होगी, और जो बार होंगी वो कलर भी हो सकती है, मार्क हो सकती है। और ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, डेटा के वैल्यू ज़्यादा है, तो आप उसमें स्केलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, लाइक एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स इन स्टेट, है ना, किसी स्टेट में कितने एरिया में कोई पर्टिकुलर क्रॉप उगाई गई है, ये भी एक इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर, जैसे ईयर वाइज जैसा मैंने बताया था क्रोनोलॉजिकली, तो किस ईयर में कौन से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हुआ। द ईल्ड परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप, किसी क्रॉप के जो अलग अलग वेराइटीज है उनकी ईल्ड कितनी है। द डिफेक्ट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, अगर आपने कोई दिए हैं तो उनका इफेक्ट क्या हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। ड्राई अ बार डायग्राम टू द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मार्क्स आउट ऑफ 50। मान लो कुछ बच्चे हैं अपने पास, 10 स्टूडेंट हैं बायोटेक्नोलॉजी के, बीएससी या एमएससी किसी में भी पढ़ते हैं। रोल नंबर वाइज आपको उनके मार्क्स दिए हुए हैं। रोल नंबर 1 के 15 मार्क्स है, रोल नंबर 2 के 20 हैं, रोल नंबर 7 के 28 है, रोल नंबर 10 के 38 है। और आपको इसको बार डायग्राम के थ्रू आप इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो इसमें जो आप देख पाएंगे तो एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल जो आप रिप्रेजेंट करने वाले हो वो आपके मार्क्स है, क्योंकि सारे बच्चों के मार्क्स क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो ये वेरिएबल को एक ही सिंगल वेरिएबल है, तो इसमें हम वन डायमेंशनल डायग्राम लेंगे। जब दो वेरिएबल को एक साथ आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप टू डायमेंशनल डायग्राम को आप दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो आपके पास जब एक ही वेरिएबल है तो आपको वन डायमेंशनल ठीक चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी चार्ट में बना के रखा हुआ है एक्सेल में। तो आपको ये कैसे बनाते हैं वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कशन होगा, या टोटली मैं आपको थियोरेटिकल बता रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा ये आपके दो एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, वहाँ पे लिखा है मैंने रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे आपके मार्क्स दिए हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हो जो बार की साइज है, जो बार की हाइट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्केलिंग की हुई है। ये 15 है, 20 है रोल नंबर 2 के, रोल नंबर 3 के 40 मार्क्स है, रोल नंबर 4 के 30 मार्क्स है, रोल नंबर 8 के 29 मार्क्स है, रोल नंबर 10 के 38 मार्क्स है। तो जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसकी बार की हाइट ज़्यादा है, और जिसके कम मार्क्स है उनकी बार की हाइट कम है। इसमें बहुत आसानी से आप देख के बता सकते हो कि जो रोल नंबर 1 है उसके सबसे कम मार्क्स है और वो है 15 मार्क्स। और अगर आप विड्थ को देखेंगे, ये बार की जो विड्थ है, इनकी हाइट, इनकी जो विड्थ है वो सबकी सेम है, देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब विड्थ जो है वो यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती है। आपकी जो सिर्फ हाइट है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वही आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चूंकि हम एक ही को कंसिडर कर रहे हैं जो कि हाइट है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं वन डायमेंशनल बार डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, ये टाइटल आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये सबसे सिंपल वाला है, इसको बोलते हैं द सिंपल बार डायग्राम। ये हॉरिजॉन्टल बार पे है ना, आप इसे वर्टिकल पे भी कर सकते हैं। तो ये आपका मैक्सिमम जो यूज होता है वो यही यूज होता है, हालांकि आप इसे वर्टिकल पे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब क्या है? सो दिस टाइप ऑफ बार्स आर वेरी यूजफुल फॉर डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू मोर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। जब दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करना हो तो इस तरह के बार जो डायग्राम है वो हेल्पफुल आपके लिए हो सकते हैं। Two or more bar in different sets for different cities but for the same period are drawn together on a common scale। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जब एग्जांपल आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाता है, और थ्योरेटिकली बताएं तो आपको विजुअलाइज करना पड़ता है। सो एग्जांपल देखिएगा, यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ड्राइव मल्टीपल बार डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा which represented agriculture production for the period from 2000 to 2004। सो 2000 से लेकर ईयर 2000 से लेकर 2004 तक का हमारे पास डेटा है।
और इसको हमको क्या करना है, जो प्रोडक्शन है उसका डेटा है उसको हमको क्या करना चाहते हैं, हमको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लो ईयर है 2000, 2001, 2002, 2003। सो जो हर ईयर में प्रोडक्शन यहाँ पे दे रहा है इन टन। तो फूड ग्रेन जो हुआ वो 2000 में 100 टन हुआ, जबकि वेजिटेबल का 30 टन हुआ, और अदर्स जो बाकी सेरेल्स है, बाकी जो अनाज है उनका मान लिया 10 टन हुआ। ऐसे 2001 में देखिएगा 120, 40, 15, 2002 में है, 2003 में है। अगर इसको हमको बार डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक सिंपल बार डायग्राम बनाना पड़ेगा फॉर द ईयर 2000। फिर क्या करना पड़ेगा, 2001 के लिए अलग, फिर 2002 के लिए अलग, और 2003 के लिए अलग। तो हमको टोटल सिंपल बार डायग्राम कितने चाहिए होंगे, हमको 4 सिंपल बार डायग्राम चाहिए होगा, तो फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल बार डायग्राम है, तो उसमें हम एक काम ये कर सकते हैं। आप देखिएगा ये फिगर देखिएगा, इससे आपको देखिए आपका एक ही बार डायग्राम में सारा डेटा आ गया। देखिए आप देखते हैं कि 4 ग्रुप है आपका, 2000, 2001, 2, 3। ऑलराइट, तो ये 4 ईयर का डेटा मैंने दिखाया है आपको, हाइपोथेटिकल डेटा है, आप देखिएगा। तो इसमें आप देख के, ये इंडेक्सिंग है इसकी। तो जो ब्लू कलर आप देख रहे हो वो फूड ग्रेन को दिखा रहा है, जो आपका ये रेड जैसा कलर दिखाई पड़ रहा है ये आपका वेजिटेबल को दिखा रहा है, और आपके जो अदर ये ग्रे कलर का है वो आपको अदर्स के बारे में दिखा रहा है। तो आप देख करके बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि मल्टीपल बार डायग्राम है। आपको एक ही फिगर में, एक ही डायग्राम में आपको चारों साल का, ऑल 4 ईयर का डेटा आपको मिल जा रहा है। इसको बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। तो डेटा सबका सब में एक ही था, लाइक फूड ग्रेन, वेजिटेबल और अदर्स। अब बस ईयर का डिफरेंस था। तो इस तरह से जब भी कभी आपके पास डेटा हो तो आपको मल्टीपल बार डायग्राम आप चूज कर सकते हैं। कैसे इसको बनाएंगे अब आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये सारे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थियरी कवर कर रहा हूँ, और ये चीजें एक्सेल में बड़ी आसानी से हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये क्या होता है, when a given quantity can be broken in parts। जब भी कोई क्वांटिटी दी हुई है उसको हम पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। so all the parts with the total can be shown by means of subdivided bar। this is done by dividing a single bar into several parts representing various subdivision of the given aggregate। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। एग्जांपल देखिए, ड्रॉ ए कंपोनेंट बार डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर देखिएगा कुछ डेटा आपको दिया हुआ, द below shows the quantity in 100 kilogram of wheat, barley and oat produced in a certain farm during the year 2017 to 20। तो 2017 से लेकर 20 तक आपके पास डेटा है। 2017 में देखिए व्हीट का ये 34 लिखा हुआ है, मतलब 3400 किलोग्राम, 1800 किलोग्राम। यहाँ पर स्केलिंग कर दी है पहले से। अगर हम 3400 किलोग्राम यहाँ लिखते तो क्या होता, आपकी जो इसकी साइज है वो बहुत बड़ी हो जाती, तो आपको बहुत अच्छा फिगर नहीं मिलता। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने उसको स्केलिंग कर दी है। तो 34 को ऊपर हमने दिया 100 किलोग्राम, इसका मतलब 34 नहीं है, ये 3400 किलोग्राम है। 1800 किलोग्राम है बार्ली का, और 2700 किलोग्राम है किसका, ओट्स का। तो सिर्फ हमने आपको 34 लिखा है। तो इसका डेटा अगर आपको निकालना है तो आप देखिएगा, अगर टोटल प्रोडक्शन हम देखें तो 2017 में कितना हुआ, 3400 किलोग्राम व्हीट हुआ, 1800 किलोग्राम बार्ली हुआ, और 2700 किलोग्राम क्या हुआ, अब वाले किसी पर्टिकुलर गांव में, विलेज की हम बात कर लेते हैं, ये इतना ओट्स का प्रोडक्शन हुआ। तो ये तीनों मिला के 34 प्लस 18 प्लस 27 ये टोटल प्रोडक्शन हुआ है, राइट। तो टोटल में से 34 व्हीट, 18 बार्ली और ओट्स 27, तो इनको तीनों को मिला दे तो कितना हो गया, आप आराम से इसे देख सकते हैं। 52 और 7 हो गया 59, और 20 हो गया 7900 किलोग्राम। तो देखिए इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। तो जब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वो मल्टीपल बार डायग्राम तो हमने पहले देखा था। जब ये कंपोनेंट बार डायग्राम में देखिए तो ये तीनों मिला के 34, 18 और 27, मतलब व्हीट, बार्ली और ओट मिला के टोटल फूड, ये पूरा फूड ग्रेन है, राइट। तो ये मिला करके तीनों मिला के ये डेटा थोड़ा चेंज करना हो गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ईयर तो कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर 17, 18 है, 2019 है, 20 है, आप यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हो। तो डेटा कोई भी हो, आपको एग्जाम्पल तो समझ में आ गया है। तो 1974, 75, 76, 77, या तो आप वहाँ पर मैं चेंज कर दूँ। तो ईयर तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको बताया था कि जो विड्थ है उसका कोई, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है व्हीट का, बार्ली का और ओट का।
तो व्हीट वो ब्लू कलर का है, बार्ली देखिए अलग कलर का है, ओट्स अलग कलर का है। तो आप आसानी से आपको पता चल जाएगा कि 1974 में यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है, तो 1974 में जो टोटल प्रोडक्शन था ग्रेन का वो 7900 किलोग्राम था। उसमें से आप अगर इसे देखोगे तो अराउंड 3400 किलोग्राम होगा किसका प्रोडक्शन होगा व्हीट का, और 34 से स्टार्ट करके 50 के ऊपर थोड़ा सा जा रहा है 18 वो आपका हो जाएगा बार्ली, और 52 के से 79 तक मतलब 27 वो जो 100 किलोग्राम है वो आपका ओट्स का है। तो आपको जैसा एक डीमेरिट मैंने बताई थी कि जो फिगर्स जो डायग्राम्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि एग्जैक्टली डेटा कितना हो रहा है ना। आपको आइडिया तो लगेगा लेकिन एग्जैक्टली कितना है। सपोज यहाँ पे 34 है, ठीक है 34 तो गेस कर सकते हो। अगर ये 33.5 होता तो आपको मुश्किल हो जाती पता करना। तो इसीलिए जो डायग्राम्स होते हैं उनकी मेन डेमेरिट होती है थोड़े से क्या होते हैं अप्रॉक्सीमेट होता है। अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया लगता है, एग्जैक्ट आपको आइडिया नहीं लगेगा, राइट। एग्जैक्ट फिगर आप नहीं बता पाओगे। तो इस तरह से जब कभी आपका डेटा हो कि सब मिला करके एक ही चीज बनती हो तो उसको हम बोल सकते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। और जब अलग अलग हो तो मल्टीपल बार डायग्राम बना सकते हैं, और एक ही वेरिएबल हो तो हम क्या बना सकते हैं सिंपल बार डायग्राम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। वन डायमेंशनल बार डायग्राम की हम बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइट मैटर करती है, वेट का कोई वेट मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर। मतलब आई मीन विड जो विड्थ है बार की वो मैटर नहीं कर रही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट बढ़ते हैं, इसे बोलते हैं फोर्थ परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम का मतलब बहुत सिंपल है, ये एक तरीके का जो आपका कंपोनेंट बार डायग्राम था उसी का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। तो परसेंटेज बार डायग्राम में करते क्या है कि जो भी हमारे पास वैल्यूज दी हुई है आप इसे पढ़ सकते हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। Sometime when the volume of different attributes may be greatly different for making meaningful comparison, the attributes are reduced to percentage. In that case each attribute will have 100 as its maximum stage। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जब डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा हो और ऐसे में नॉर्मल से आपको समझ में ना आ रहा हो, उसमें दिक्कत हो रही है ड्रॉ करने में, तो हम परसेंटेज भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। देखते हैं उसका एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सिंपल याद है, यहाँ पे देखिए जो बार्ली है, व्हीट है, ओट है, तो इन तीनों को मिलाकर के टोटल प्रोडक्शन हो गया। तो उनमें से भाई व्हीट का कितना कंट्रीब्यूशन है और बार्ली का कितना है और ओट का कितना है, वो तीनों को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से आप किसका कितना कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में, तो आप उसके लिए भी एक तरीके का कंपोनेंट बार डायग्राम बना सकते हैं, और उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको बोल देंगे परसेंटेज बार डायग्राम। तो इसको हम देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है। अगर 2017 में व्हीट का प्रोडक्शन देखिए 3400 था, बार्ली का 18 था, ओट्स का 27 था, तो इनको हम क्या करते हैं, ये शायद मैं ये हाँ ठीक है यहाँ पर चेंज है। सो अगर हम इन तीनों को अगर काउंट करें तो 34 प्लस 18 प्लस 27 ये हो गया 7900। किस ईयर में 2017 में। 18 में देखेंगे 81 होगा, इन सबको ऐड कर देंगे। 19 में 86 और 2020 में 92 100। तो ऐसे में अगर आप व्हीट का कंट्रीब्यूशन देखें कि 79 जो 100 टन जो भी 7900 जो किलोग्राम आपका टोटल प्रोडक्शन है 17 में, तो उसमें व्हीट का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, बहुत सिंपल है। अगर इसका परसेंटेज हम निकालना चाहते हैं तो 34 डिवाइडेड बाई 79 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि व्हीट जो है वो 43.04% है, बार्ली है 22.78 और ओट है 34.18। ऐसे अगर हम यहाँ से निकालें 2018 में तो 43 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाइड बाई 100। वेरी सिंपल। मैं मान के चलता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से आता होगा कि हम कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो परसेंटेज की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, इसी वैल्यूज को लेकर के हम कंपोनेंट बार डायग्राम बना देते हैं। देखें क्या ये आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये जो परसेंटेज बार डायग्राम है ये एकदम किसके जैसा है, कंपोनेंट बार डायग्राम की। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर क्रूड वैल्यूज थी और यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो पूरी की पूरी परसेंटेज में है। ऑलराइट, तो ये आज हमने देख लिया कि कितने तरीके के डायग्राम्स होते हैं। तो हमने अभी तक फिलहाल डिस्कस किया है वन डायमेंशनल डायग्राम के बारे में। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में टू डायमेंशनल बार डायग्राम में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, क्योंकि यहाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मैं सिर्फ थ्योरी दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी पढ़ने में मदद मिले। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।